नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश मंगरोले एमडी चेस्ट फिजिशियन। आइए आज हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन की। डायरेक्ट एग्जामिनेशन में जंप करने से पहले हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक्स एनाटॉमी की, लाइक सरफेस एनाटॉमी ऑफ लंग और एरियाज फॉर द रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन। उसके बाद हम 1 बाय 1 करके रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। आइए हम बात करते हैं डिफरेंट एरियाज फॉर द रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन। तो सी दिस इज क्लेविकल। एरिया अबव द क्लेविकल इज सुप्रा क्लेविकुलर एरिया। एरिया बिलो द क्लेविकल इज इंफ्रा क्लेविकुलर एरिया। दिस इज निप्पल, 1 इंटरकोटल स्पेस अबव द निप्पल एंड 1 इंटरकोटल स्पेस बिलो द निप्पल। दिस इज नोन एज मेमोरी एरिया। अब हम बात करते हैं एक्सिलरी एंड इंफ्राक्सिलरी एरिया की। Draw one line from the nipple toward the axillary areas. Above this line is axillary and below this line is infraaxillary area. This is the crest of spine. Above the spine is suprascapular area. In between is interscapular areas and below the lower end of the scapula is infrascapular areas. This is the area कि जिनमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन करेंगे। आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन की। कोई भी सिस्टम एग्जामिनेशन के सबसे पहले पेशेंट की कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, पेशेंट को ये बताना कि हम उसके साथ में क्या करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद पेशेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेस एनाटॉमी ऑफ लंग, फिर उसके बाद में बात करेंगे व्हाट इज द आइडियल पोजीशन फॉर द रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन। आइए हम बात करते हैं सरफेस एनाटॉमी की। सरफेस एनाटॉमी के लिए सबसे पहले हमको स्टार्ट करना है T2 स्पाइन से। T2 स्पाइन से होते हुए हमको मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से होते हुए 5th रिब्स एट द मिड एक्सिलरी लाइन एंड टुवर्ड द 6th रिब एट मिड क्लेविकुलर लाइन। दिस इज मेजर इंटरलोबार फिशर, आल्सो नोन एज ऑब्लिक फिशर। फॉर द माइनर फिशर, ड्रॉ 1 हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द 4th इंटरकोटल स्पेस टुवर्ड द ऑब्लिक फिशर. This is the horizontal line or horizontal fissure. Above the horizontal fissure, there is upper lobe, in between middle lobe and lower lobe, mostly in posterior parts. जो हमारा लोअर लोब होता है वो मैक्सिमम जो उसका पोर्शन होता है पोस्टीरियर साइड में लोकेटेड होता है। और एक्सिलरी एक मात्र ऐसा एरिया है जहाँ पे हम अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब तीनों का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तीनों लोब आकर यहाँ पे मीट करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट इज द आइडियल पोजीशन इन रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन। दोस्तों, आइडियल पोजीशन इज सिटिंग पोजीशन। इफ पेशेंट इज नॉट एबल टू सिट देन सुपाइन पोजीशन। फॉर दी सीइंग द सिमेट्री ऑफ द चेस्ट, अगर हमें चेस्ट सिमेट्री देखना है तो स्टैंडिंग पोजीशन, और शिफ्टिंग डलनेस देखना हो तो सुपाइन पोजीशन इज द आइडियल पोजीशन फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन। आइए हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन की। तो हम इसकी 4 फॉलोइंग हेडिंग में इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला इंस्पेक्शन, हम पेशेंट को देख के क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हमको ये देखना है। दूसरा आता है पाल्पेशन, पेशेंट को टच करके हमको इंस्पेक्टरी फाइंडिंग को कंफर्म करना है। तीसरा आता है हमारा परकसन, पेशेंट को परकस करके देखना है। और चौथा आता है हमारा ऑस्कल्टेशन विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, हमको डिफरेंट साउंड सुनना है। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्पेक्शन की। बिफोर इंस्पेक्शन हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एवं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो लोअर की जो बॉर्डर होती है, एक्सटर्नल बाउंड्रीज फ्रॉम द क्रिकॉइड कार्टिलेज, और अंदर से जो होता है वोकल कॉर्ड के लेवल पे डिवीजन होता है। वोकल कॉर्ड के ऊपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वोकल कॉर्ड के नीचे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। पहले हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमको क्या एग्जामिन करना है। फॉर द इंस्पेक्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमको देखना है कि कोई एक्सटर्नल नेजल डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कोई नेजल पॉलिप तो नहीं है, कोई नेजल टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी तो नहीं हो रही है। उसके बाद में हमको देखना है ओरल कैविटी का प्रॉपर एग्जामिनेशन करना है। ओरल कैविटी में कोई डेंटल कैरीज फॉर दी ओरल हाइजीन, कोटेड टंग, टीथ, स्टेन टीथ, और फॉर दी डेविएशन ऑफ द यूवुला और टॉन्सिल्स के बारे में हमको टॉन्सिल को हम एग्जामिन करेंगे। इसके बाद में हम प्रॉपर देखेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो आइए हम बात करते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एग्जामिनेशन की। फॉर द इंस्पेक्शन फर्स्ट पॉइंट इज
सिमिट्री एंड शेप ऑफ द चेस्ट. Normal shape of the chest is elliptical. Elliptical means their anterior posterior to transverse ratio is 5:7. This is normal. Then what is abnormal? Abnormal means इस रेशियो के अलावा कुछ भी रेशियो हमारा आ रहा है, दैट इज एबनॉर्मल. तो आइए हम बात करते हैं कुछ एबनॉर्मल चेस्ट के बारे में. जैसे कि इट मे बी फ्लैट चेस्ट. फ्लैट चेस्ट मतलब कि AP टू ट्रांसफर डायमीटर इज 1:2 रेशियो. कैन बी सीन इन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एंड फाइब्रोथोरेक्स. दूसरी हम बात करें तो एक होता है बैरल चेस्ट. बैरल शेप चेस्ट का मतलब होता है कि जो एंट्रोपोस्टीरियर एंड ट्रांसफर डायमीटर जो है उसका रेशो 1:1 हो जाता है. जनरली हमको बैरल शेप चेस्ट मिलता है एम्फाइसीमा प्रीडोमिनेंट COPD में. नेक्स्ट इज पेक्टस एक्सकेवेटम आल्सो नोन एज कॉबलर चेस्ट और फनल चेस्ट. इसमें hollowness of lower end of sternum, that is known as pectus excavatum. It is seen in Marfan syndrome. Next is pectus carinatum, also known as pigeon chest. Abnormal protrusion of the sternum is known as pectus carinatum. It is seen in Marfan syndrome, rickets and childhood asthma. इसके अलावा हैरिसन सल्कस, रेचिटिक रोजरी एंड स्कॉर्बियोटिक रोजरी, ये भी कुछ एबनॉर्मल चेस्ट होते हैं. अब हमें चेस्ट की सिमेट्री देखना है तो इसके लिए आइडियल पोजीशन इज स्टैंडिंग पोजीशन. खड़ा हो जाइए. हमें स्टैंडिंग पोजीशन में देखना है कि दोनों शोल्डर का लेवल सेम होना चाहिए. लेवल ऑफ द शोल्डर इज सेम, इट मीन्स इट इज नॉर्मल सिमेट्रिकल. पेशेंट इज सिमेट्रिकल. एंड इफ देयर इज ड्रूपिंग ऑफ शोल्डर और हॉलोनेस और फुलनेस ऑफ द सुपराक्लेविकुलर एरिया और इंफ्राक्लेविकुलर एरिया इज सजेस्टिव ऑफ द एसिमेट्रिकल चेस्ट वॉल. फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे बोलूँगा ऐसा करना है ना. इफ पेशेंट शोल्डर इज लाइक दिस, तो दिस इज लोअर साइड इज सजेस्टिव ऑफ drooping of shoulder toward the right side. Also look for the hollowness or fullness over the supraclavicular area and infraclavicular area. तो इसका देखने का इंपॉर्टेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, देयर इज hollowness over supraclavicular area is suggestive of it may be fibrosis or collapse. If there is fullness over this area is suggestive of pneumothorax or emphysema. इसलिए हमको इन एरियाज का एग्जामिनेशन करना जरूरी है. ये हमने देखा चेस्ट सिमेट्री के बारे में. नेक्स्ट हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ द चेस्ट. दोस्तों, जिस साइड भी चेस्ट का मूवमेंट कम होगा वो हमारी पैथोलॉजिकल साइड होगी, वो हमारी डिसीज साइड होगी. फॉर एग्जांपल, देयर इज डिक्रीज इन मूवमेंट टुवर्ड द राइट साइड, इट सजेस्टिव ऑफ देयर इज राइट साइड पैथोलॉजी. नॉर्मल जो हमारी रेस्पिरेटरी रेट होता है 12 से 18 होता है पर मिनट. फॉर एग्जांपल, देयर आर कुछ, इसके अलावा हमारे पास कुछ एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न भी होता है. नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न इन मेल इज एब्डोमेनोथोरेसिक. Abdomen means abdominal part is more prominent than thoracic. In female, thoraco-abdominal breathing is predominant. Means thorax move prominent than thorax जो है हमारा abdomen से ज़्यादा मूव करेगा. इसके अलावा कुछ abnormal breathing पैटर्न होते हैं, जैसे कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेगुलरली एबनॉर्मल और इरेगुलरली एबनॉर्मल. रेगुलरली एबनॉर्मल मतलब कि लाइक कुस्मॉल ब्रीदिंग एंड चेन स्टॉक ब्रीदिंग. चेन स्टॉक ब्रीदिंग में होता है क्या? देयर इज हाइपर एपनिया फॉलोड बाय द एपनिया. जैसे कि रीनल फेलियर के पेशेंट है, हार्ट फेलियर के पेशेंट है हमारे, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर वाली जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में हमको चेन स्टॉक ब्रीदिंग मिलती है. इसके अलावा कुस्मॉल ब्रीदिंग जो होती है, इसमें पेशेंट की जो रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन है वो बढ़ जाएगी. उसके कारण कौन कौन से बीमारी, जनरली हमको जो कुस्मॉल ब्रीदिंग मिलती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में और पॉइंटाइन लीजन में. इसके अलावा दूसरी टाइप की जो ब्रीदिंग एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न होता है, दैट इज इरेगुलरली एबनॉर्मल. इसके अंदर आ जाएगा हमारा बायोट्स ब्रीदिंग, जिसमें इससे कोई पैटर्न डिफाइन नहीं होगा, जैसे कि मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता है. अटैक्सिक ब्रीदिंग, पर्सलिप ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग के अलग अलग टाइप है. इसके बाद में हम देखेंगे ट्रेकिया की पोजीशन ऑफ ट्रेकिया क्या है. तो दोस्तों, हमको इंस्पेक्शन में ट्रेकिया को आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेकिया की पोजीशन सेंट्रल है, क्या लेफ्ट साइड डेविएटेड है, क्या राइट साइड डेविएटेड. तो इसका तरीका ये है, इसके लिए एक साइन, इसके लिए
हम देखेंगे ट्रेल साइन। देयर इज वन साइन नोन एज ट्रेल साइन, आल्सो नोन एज स्टर्नोमेस्टोइड साइन। बेसिकली होता क्या है, देयर आर टू हेड ऑफ स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल, वन इज क्लेविकुलर हेड एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल हेड। तो इसके लिए हमें देखना है, मेनली क्लेविकुलर हेड पर फोकस करना है। देयर इज अनड्यू प्रोमिनेंस ऑफ क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ द प्रीट्रेकियल फेसिया। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि एक प्रीट्रेकियल फेसिया की सीथ होती है जो कि इसके क्लेविकुलर हेड को कवर करती है। इफ देयर इज शिफ्टिंग ऑफ द ट्रेकिया टुवर्ड द सेम साइड, फॉर एग्जांपल अगर ट्रेकिया राइट साइड में शिफ्ट हो रही है, जो प्री ट्रेकियल सीथ होती है वो लूज हो जाती है। वो लूज होने के कारण जो क्लेविकुलर हेड है वो हमको प्रोमिनेंट दिखेगा। तो हम पेशेंट को बिना टच किए भी ये जान सकते हैं कि ट्रेकिया लेफ्ट में डेविएटेड है क्या राइट में डेविएटेड है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास दो पैथोलॉजी, हम दो तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रेकिया कैसे डेविएट है। वन इज पुलिंग लीजन, सेकेंड वन इज पुशिंग। कुछ चीज़ खींच रही है तब भी ट्रेकिया हमारी सेम साइड में डिवाइड होती है, और कुछ चीज़ अपोजिट साइड से धक्का मार रही है तो भी ट्रेकिया हमारी इधर आ जाएगी। अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल देयर इज राइट साइड पैथोलॉजी, इफ देयर इज शिफ्टिंग ऑफ द ट्रेकिया टुवर्ड द राइट साइड, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, कोलैप्स एंड फाइब्रोसिस। और समथिंग इज पुशिंग टुवर्ड द राइट साइड सजेस्टिव ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, इट कुड बी न्यूमोथोरैक्स एंड मास। There are two type of lesion, pulling lesion and pushing lesion. If there is if right side is pathological side and trachea also deviated toward the right side, is suggestive of pulling lesion. If there is decreased movement toward the left side but trachea is shifting toward the right side, is suggestive of pushing lesion. It depend on the pathological site. तो ये हमने देखा ट्रेकिया की पोजीशन इंस्पेक्शन पे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेल साइन और आल्सो नोन एज स्टर्नोमेस्टोइड साइन। इसके बाद में हम बात कर नेक्स्ट है अपाइकल इम्पल्स। दोस्तों अपाइकल इम्पल्स एंड अपेक्स बीट इज सेम थिंग। अपाइकल इम्पल्स इज इंस्पेक्टरी फाइंडिंग एंड अपेक्स बीट इज पाल्पेटरी फाइंडिंग। तो नॉर्मल पोजीशन ऑफ द अपाइकल इम्पल्स इज फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस 1 to 1.5 सेंटीमीटर मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन। जैसे इस पेशेंट में हम देख सकते हैं कि 1 to 1.5 सेंटीमीटर मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन, दैट इज द आइडियल पोजीशन फॉर द अपेकल इम्पल्स। इफ देयर इज शिफ्टिंग ऑफ द अपेकल इम्पल्स, इट सजेस्टिव ऑफ लोअर मीडियस्टाइनल शिफ्टिंग। इफ देयर इज शिफ्टिंग ऑफ द ट्रेकिया, इट सजेस्टिव ऑफ अपर मीडियस्टाइनल शिफ्टिंग। इन नॉर्मल पेशेंट, इन नॉर्मल थिन बिल्ड पेशेंट में हमको अपेकल इम्पल्स देखने को मिल जाती है, बट अगर पेशेंट ओबेज है तो हमको कई बार ये हमको देखने को नहीं मिलती है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट इज आल्सो लुक फॉर द स्पाइनल डिफॉर्मिटी। स्पाइनल डिफॉर्मिटी देखने के लिए हमको पेशेंट के साइड में खड़ा होकर ऑब्जर्व करना है कि देयर इज कोई स्पाइनल डिफॉर्मिटी तो नहीं है, लाइक काइफोसिस एंड स्कोलियोसिस। काइफोसिस मतलब कि फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ वर्टिकल कॉलम एंड स्कोलियोसिस लेटरल बेंडिंग। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड स्कोलियोसिस। उसके लिए हम पेशेंट को बेंडिंग फॉरवर्ड होने के लिए बोलेंगे। पेशेंट जब फॉरवर्ड बेंड करता है तो जो एक्वायर्ड स्कोलियोसिस होगी वो गायब हो जाएगी, डिसअपियर ऑफ दी। इसके बाद हम देखेंगे कोई डायलेटेड एंड एंगोर्ज वेन तो नहीं है, कोई स्कार मार्क तो नहीं है। इफ देयर इज स्कार मार्क, इसका मतलब ये है कि पेशेंट की या तो प्लूरल टैपिंग हुई है और थोरेकोटोमी के स्कार मार्क मिल सकता है, या फिर पेशेंट को पहले आईसीडी की हिस्ट्री रही हो, इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब डली हो, या फिर कोई थोरेसिक सर्जरी हुई हो। इसके अलावा हम देखेंगे डिस्चार्जिंग साइनस। जनरली जो डिस्चार्जिंग साइनस है हमको ट्यूबरकुलोसिस के केस में मिलते हैं। आज हमने देखा इंस्पेक्शन। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे पाल्पेशन के बारे में। थैंक यू।